आ गए हम एडवर्ब के लास्ट एक्सरसाइज पे और यहाँ पर हमें देखना है कि जितने भी रूल्स और जितने भी एडवर्ब हमने पढ़े हैं उन सभी एडवर्ब से रिलेटेड किस तरह के रूल्स एग्जाम में आते हैं, किस तरह की एरर्स एग्जाम में आती हैं। तो सबसे पहले लिखा है शी एक्टेड रिमार्केबल टू अचीव सक्सेस। यहाँ पर देखिए लिखा है शी ने क्या किया है, एक्ट किया है। तो एक्ट क्या हो गया, वर्ब। और कैसे एक्ट किया है, रिमार्केबल। तो क्या आपको लगता है रिमार्केबल यहाँ पे लगना चाहिए? एबल, जो ये एबल आपको दिख रहा है ABLE, अगर ये किसी के लास्ट में लगता है तो जनरली ये वर्ड्स जो फॉर्म करते हैं ये फॉर्म करते हैं एडजेक्टिव को। लेकिन हमें क्वालिफाई करना है वर्ब को, तो क्या कभी एडजेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई करता है? नहीं करता। हम किससे क्वालिफाई कराते हैं? एडवर्ब से। तो रिमार्केबल की जगह क्या लगना चाहिए? रिमार्केबली। तो सेंटेंस क्या बनेगा? शी एक्टेड रिमार्केबली टू अचीव सक्सेस। अगला है ही गोज यूजुअली टू द मूवी एवरी फ्राइडे। वो हर फ्राइडे अक्सर मूवी देखने जाता है। तो यहाँ पर देखिए यूजुअली जो ये वर्ड लिखा हुआ है ये क्या दिखाता है, कौन से एडवर्ब को डिफाइन कर रहा है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। और क्या कहा गया था उस रूल में, जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हो और वर्ब सिर्फ एक शब्द का है, गोज, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लगाते हैं, जबकि यहाँ पर वर्ब के बाद लगा हुआ है। तो यूजुअली गलत हो जाएगा। क्या करेंगे? ही के बाद और गोज से पहले हम यूजुअली का यूज करेंगे। तो क्या सेंटेंस बनेगा? ही यूजुअली गोज टू द मूवी एवरी फ्राइडे। अगला है ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। देखिए अभी जो हमने रूल पढ़ा है ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट, अभी हमने सेकंड में क्या पढ़ा? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब ये बता रहा है साउंडली, मतलब ही क्या कर रहा था? स्लेप्ट, सो रहा था। कैसे सो रहा था? साउंडली। अब अच्छे से सो रहा था। तो ये स्लेप्ट साउंडली जो है, साउंडली ये बता रहा है कि उसके काम करने का मतलब सोने का तरीका क्या है। तो क्या डिफाइन हुआ यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये बताइए कि एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बताया गया था? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर मैनर, प्लेस और टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर मैनर का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ही है, साउंडली वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर ये प्लेस नहीं होगा। स्लेप्ट वर्ब है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है? हाँ दिया है। क्या दिया है? ऑब्जेक्ट नहीं है स्टेटमेंट में। तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट जहां नहीं दिया होता है ऑब्जेक्ट को ओमिट करके क्या करेंगे? उसके जस्ट बाद ही, वर्ब के जस्ट बाद ही मैनर का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा ही स्लेप्ट साउंडली। बस क्या एरर थी? साउंडली को स्लेप्ट के बाद लगाना था जो कि उसके पहले लगा हुआ था। अगला सेंटेंस देखिए, इट इज नथिंग एल्स दैन श्योर मैडनेस। देखिए हमने क्या बताया था, कभी कभी सेंटेंसेस में एल्स दिया है, उसके साथ बट भी दिया होता है, दैन भी दिया होता है। अब दैन का यूज कहाँ होता है? जहां पर आपको क्या करना हो? कंपैरिजन। यहां पर कोई कंपैरिजन हो रहा है क्या? इट इज नथिंग एल्स दैन शेयर मैडनेस, ये और कुछ नहीं सिर्फ पागलपन है। तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन तो नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो भी हरकतें तुम कर रहे हो वो मैडनेस है, वो पागलपन है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दैन का कोई यूसेज नहीं है। और जब दैन का कोई यूसेज नहीं है तो किसका यूज होगा? बट का। और एल्स के साथ क्या लगाएंगे हम? दैन की जगह बट लगाएंगे और स्टेटमेंट क्या बनेगा? इट इज नथिंग एल्स बट शेयर मैडनेस। अगला सेंटेंस है आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर। आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर का मतलब हो गया मैं कभी नहीं ऊटी गया पिछले साल। अब ये बताइए, नेवर का मतलब हो गया कभी नहीं और लास्ट ईयर का क्या मतलब हुआ? पिछले साल। तो क्या सेंस बन रहा है कोई? हम कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ लास्ट ईयर की और कभी नहीं के को बोल रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि लास्ट ईयर हम ऊटी नहीं गए थे। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नेवर यहाँ पर क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे? आई डिड नॉट। और अगर डिड नॉट लगा दिया तो क्या वेंट लग सकता है? नहीं, क्योंकि डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। क्या लगाएंगे? आई डिड नॉट गो टू ऊटी लास्ट ईयर। अगला है we seldom or ever meet our relatives these days। देखिए
यहाँ एक वर्ड दिया है सेल्डम। अब इस सेल्डम शब्द के साथ आप दो कंडीशंस फॉलो कराते हैं, या तो सेल्डम के साथ इफ लगता है या और लगता है। जब इफ लगता है तो एवर लगाते हैं, जब नॉट और लगता है तो नेवर का यूज करते हैं। और यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया है, सेल्डम के साथ और तो लगाया है लेकिन एवर का यूज कर दिया है, जो कि गलत है। हम क्या बोलेंगे, वी सेल्डम और नेवर मीट आर रिलेटिव्स दीज डेज। हम अपने रिलेटिव्स से ना के बराबर इन दिनों मिलते हैं। अगला है he does not write well and I do not write neither। वो अच्छा नहीं लिखता है और मैं भी अच्छा नहीं लिखता। तो यहाँ पर नीदर लगाने की कोई सेंस नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था जब भी हम सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड यूज कर ले तो नेगेटिव एडवर्ब नहीं लगेगा, नेगेटिव एडवर्ब यूज कर लिया तो नेगेटिव वर्ड नहीं लगेगा। तो ये वाइस वर्सा चलता रहता है। हमने यहाँ पर देखिए क्या क्या यूज कर लिया, नॉट यूज कर लिया यहाँ, नॉट यूज कर लिया यहाँ। तो नीदर की कोई कंडीशन नहीं आनी चाहिए। और नीदर का पॉजिटिव फॉर्म क्या है, ईदर। तो क्या लगाएंगे, he does not write well and I do not write either। वो अच्छे से नहीं लिखता है और मैं भी अच्छे से नहीं लिखता। अगला है I hardly know somebody in the town। अब याद करो उस एडजेक्टिव के चैप्टर को जल्दी से, जहां पर ये लिखा था कि अगर हमारे पास सेंटेंस में हार्डली, बेयरली या स्कैर्सली आता है तो इनके साथ हम एक वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि ये तीनों क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। और इनके साथ एक एडजेक्टिव का यूज होता है, वो क्या है, एनी। और यहाँ हमने क्या लगा रखा है, सम। और सम कहाँ यूज होता है, जहां पर पॉजिटिव होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग एट्थ सेंटेंस गलत हो जाएगा और क्या लिखेंगे, आई हार्डली नो एनीबडी इन दिस टाउन या इन द टाउन। समबडी की जगह हम क्या लिख देंगे, एनीबडी। अगला है इट इज अ मच इंटरेस्टिंग पिक्चर। इट इज अ मच इंटरेस्टिंग पिक्चर। आपको मच के बारे में क्या क्या बताया गया था, या वेरी के बारे में क्या बताया था, और वेरी मच के साथ भी बताया था। तो आपको तीनों का रूल अलग अलग समझाया गया था। कहा था जब पास्ट पार्टिसिपल होता है, मतलब जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तब आप इसके साथ मच या फिर वेरी मच का यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी है, तो इसके साथ तो मच लग ही नहीं सकता। और मच के साथ ना लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस वेरी के साथ यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हमेशा हम वेरी का यूज करते हैं। और सही सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर। अगला है आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड इन द इवनिंग। अब देखिए इसी रूल से रिलेटेड जो आपने 9th में पढ़ा है, उसी रूल से रिलेटेड 10th सेंटेंस भी आ गया। इट वॉज वेरी एग्जॉस्टेड इन द इवनिंग, मतलब क्या हो गया, एग्जॉस्टेड। वो कैसा था, एग्जॉस्टेड था। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमने लगाया है वेरी, जो कि गलत है। या तो आप वेरी के साथ मच लगा दीजिए, या फिर आप सिर्फ मच का यूज करिए। आप वेरी का यूज नहीं करोगे, यहाँ पर या तो मच लगेगा या फिर वेरी मच का यूज होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि एक पास्ट पार्टिसिपल है, और आपको बताया था पास्ट पार्टिसिपल के साथ या तो मच लगेगा या फिर वेरी मच। अगला है शी इज टू पुअर दैट शी कैन नॉट स्टडी फर्दर। वो इतनी गरीब है कि वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। अब इस सेंटेंस का सेंस तो वही है जो हम कहना चाह रहे हैं, वो इतनी गरीब है कि वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है शी इज टू पुअर, मतलब क्या हुआ, वो इतनी गरीब है या वो गरीब है स्टडी ना करने के लिए। तो वो गलत हो गया सेंस। क्यों? क्योंकि हमें टू के साथ क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है, टी ओ वाला, है ना। हमने क्या पढ़ा था, टी के साथ हम टू लगाते हैं और उसके साथ हम कोई नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जब कंडीशन बनती है टू के साथ टू की, तो ये नेगेटिव वर्ड खुद ही फॉलो करती है, ये नेगेटिव सिचुएशन खुद ही फॉलो करती है। और अगर ऐसा करने चलेंगे तो हमें कैन नॉट को भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ दैट को भी चेंज करना पड़ेगा, टू बनाना पड़ेगा। तो हम एक ही सेंटेंस में ढेर सारे एरर्स तो नहीं निकाल सकते ना। इस सेंटेंस को हम सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ टू को हटा के हम क्या कर देंगे, सो। क्योंकि सो के साथ हमें दैट का यूज करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में हमेशा ये चीज देखनी है कि जब भी हमारे पास कुछ रिलेट करने के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पर है शी इज सो पुअर,
वो इतनी गरीब है, तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कितनी, और उसका आंसर इसी के साथ दिया है दैट शी कैन नॉट स्टडी फर्दर, कि वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकती। तो इस कंडीशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, सो का यूज कर रहे हैं, और सही सेंटेंस बनेगा शी इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट स्टडी फर्दर। अगला है द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज अ प्यून। अब देखिए, हमने आपको बताया था कुछ वर्ड्स होते हैं अपॉइंट, मेक, कॉल, चूज, ये सब जो वर्ड्स हैं इनके साथ आप एज का यूज नहीं करते हो। क्यों? हमने लिखा था प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज अ प्यून, प्रिंसिपल ने उसको प्यून के जैसे अपॉइंट कर लिया कि प्यून की पोजीशन पे अपॉइंट कर लिया, पोजीशन पे अपॉइंट किया ना, प्यून के जैसे कौन सी अपॉइंटमेंट होती है, नहीं होती, तो यहाँ पर हम एज को नहीं लगा सकते। अगला है साइंस हैज बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस को डिफाइन किया गया है नेचर की स्टडी के जैसे, नेचर की स्टडी के जैसे डिफाइन किया गया है कि साइंस को माना गया है, नेचर की स्टडी माना गया है। तो यहाँ पर जब मान लिया है कोई चीज डेफिनेटली ट्रू है, तो यहाँ पर आप एज का यूज नहीं करोगे डिफाइन के साथ भी। अगला है हर स्पीच वॉज नॉट क्लियरली बट वी अंडरस्टूड द अंडरलाइनिंग मीनिंग। उसकी स्पीच, उनकी स्पीच बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन हमें यह समझ में आ गया कि वो किस चीज के बारे में बात कर रही थी। अंडरलाइनिंग मीनिंग का मतलब हो जाता है जहां पर आप पूरी बात को ना समझ के आप सिर्फ मोटे मोटे हिस्से को समझ लें और चीजों की मतलब को निकाल लें। अब यहाँ पर देखिए लिखा है हर स्पीच वॉज नॉट क्लियरली। अब ये बताइए कि हम जो बोल रहे हैं क्लियरली, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं? स्पीच के लिए। स्पीच क्या है? नाउन। नाउन और क्लियरली कोई सेंस नहीं बनता, क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब है, और नाउन को सबसे पहले जो क्वालिफाई करने का काम करता है वो सिर्फ एक है, और वो है एडजेक्टिव। तो हम यहाँ पर क्लियरली की जगह क्या लगाएंगे? क्लियर का यूज करेंगे, क्योंकि उनकी स्पीच क्लियर नहीं थी, क्लियरली ने के जैसे नहीं बोल सकते यहाँ पर स्टेटमेंट। अगला है टीना वर्कड वेरी हार्डली एज शी वांटेड टू बी सर्जन। टीना ने बहुत मुश्किल से पढ़ाई करी क्योंकि वो सर्जन बनना चाहती है, यही तो लिखा है सेंटेंस में, लेकिन हम कहना तो ये नहीं चाह रहे ना। हम कहना क्या चाह रहे हैं? टीना ने बहुत कड़ी मेहनत करी है, क्यों? क्योंकि वो सर्जन बनना चाहती है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है हार्डली की, ये गलत हो जाएगी। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से मेहनत करी है, लेकिन इससे तो बहुत मेहनत करी है ना, तो यहाँ पर हम हार्डली की जगह क्या लगा देंगे? हार्ड का यूज करेंगे। देखो कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो ly के बिना भी यूज होते हैं, लेकिन होते वो भी एडवर्ब है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? टीना वर्कड। वर्कड कैसे? वेरी हार्ड एज शी वांटेड टू बी अ सर्जन। अगला है यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। यू हैव एक्टेड, यू ने क्या किया है? एक्ट किया है। क्या एक्ट किया है? नोबलर। अब सबसे यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है और हम ये निकाल रहे हैं कि उसने ज्यादा अच्छा किया है। अब देखिए नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, ये जो लिखा जाता है नोबल, नोबलर और नोबलेस्ट, ये होते हैं एडजेक्टिव्स। ER लगा दीजिए या EST लगा दीजिए, ये तीनों चीजें होती हैं एडजेक्टिव। हमें यहाँ पर लगाना है एडवर्ब। क्यों? क्योंकि हम तो बता रहे हैं यू हैव एक्टेड। एक्टेड हो गया वर्ब, हम कह रहे हैं तुमने क्या किया है? एक्ट किया है। कैसे? नोबली। तो नोबली तो लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन जब एडवर्ब के साथ करना होता है तो हम ER नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? मोर का यूज करते हैं, और तब बनता है क्या? नोबली। और सेंटेंस क्या बनेगा? यू हैव एक्टेड मोर नोबली दैन ऑल ऑफ अस। अगला है Rahul could not scarcely conceal his happiness at my resignation. राहुल ने अपनी खुशी दबा नहीं पाया, मुश्किल से अपनी खुशी दबा नहीं पाया मेरे रेजिग्नेशन पे। यहाँ पर वही कंडीशन आ गई कि आपने एक नेगेटिव वर्ड भी यूज कर लिया और फिर नेगेटिव एडवर्ब भी यूज कर लिया, जो कि स्टेटमेंट को गलत कर देगा। हम कहते हैं या तो नेगेटिव एडवर्ब यूज कर लो या फिर नेगेटिव वर्ड यूज कर लो। और हमें क्या करना है? वो मुश्किल से अपनी खुशी छुपा पाया जब मेरा रेजिग्नेशन हुआ। तो क्या होगा यहाँ पर? हम यहाँ पर कंडीशन में राहुल कुड स्कैर्सली कंसील हिज हैप्पीनेस एट माय रेजिग्नेशन लिखेंगे, नॉट का यूज स्टेटमेंट से
हटा देंगे। अब अगले सेंटेंस पे आते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एज ऑफिस इंचार्ज लास्ट मंथ। अगेन वही कंडीशन आ गई कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है पिछले महीने, कैसे? ऑफिस इंचार्ज के जैसे। तो ऑफिस इंचार्ज की पोजीशन उसको दी जाएगी कि ऑफिस इंचार्ज के जैसे उसको अपॉइंट किया जाएगा? वो पोजीशन दे दी जाएगी। तो उसी कंडीशन की वजह से हम यहाँ पर एज हटा देंगे। अगला है शी इज ईदर डम और डेफ इफ नॉट बोथ। तो यहां पर आपने क्या लगाया? ईदर और, मतलब आपने पॉजिटिव वर्ड्स का यूज किया। अब आपको अगर नॉट बोथ की बात करनी होती है, अब ये बताओ, अगर आपको दो चीजें दी गई हैं और दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो आप यहां पर क्या लगाते हो? ईदर। जब आपको दोनों को नेगेट करना होता है तब आप क्या लगाते हो? नीदर। तो यहां पर जब नॉट बोथ लिखा जा रहा है तो इसका कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि जब हमें दो चीजों के लिए नहीं बोलना होता है तो हम क्या लगाते हैं उसकी जगह? हम वहां पर लगाते हैं नीदर। और सेंटेंस क्या बनेगा? शी इज ईदर डम और डेफ इफ नीदर। वो या तो डम है या डेफ है, अगर दोनों नहीं है तो। अगले सेंटेंस पर आते हैं। लिखा है शी डज हर वर्क गुड एज शी इज अ ट्रेन्ड नर्स। वो अपना काम अच्छे से करती है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी और ट्रेन्ड नर्स है। तो यहां पर ये बताइए, डज हर वर्क, डज मतलब काम करती है। काम के लिए आप गुड एक एडजेक्टिव का यूज तो नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? आप एडवर्ब का यूज करेंगे और वो क्या बनना चाहिए? वेल। शी डज हर वर्क वेल एज शी इज अ ट्रेन्ड नर्स। वो अपना काम अच्छे से करती है क्योंकि वो एक अच्छी और ट्रेन्ड नर्स है। अगला है माई फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस। माई फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस। अगेन ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वेरी क्विकर ये कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है। तो इसकी जगह हम लगाएंगे क्या? हम लिखेंगे वेरी मच क्विक, जो कि आपको एक करेक्ट सेंटेंस देगा। माई फादर इज वेरी मच क्विक देन आई एट चेस। अगला सेंटेंस है आई सी हिम ऑफन एट द बस टर्मिनल। मैं उसको अक्सर देखता हूँ बस टर्मिनल पे, या देखती हूँ बस टर्मिनल पे। अगेन ऑफन क्या आ गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कहाँ लगती है? वो जस्ट वर्ब से पहले लगाई जाती है। तो क्या होगा? आई ऑफन सी हिम एट द बस टर्मिनल। तो यहां पर ऑफन को हटा के आप आई और सी के बीच में लगा दोगे। क्यों? क्योंकि सी यहां पर क्या है? मेन वर्ब है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में ही लगाई जाती है जब वर्ब सिंगल वर्ड का हो तो। अगला है he is enough tall to be selected as sub inspector in Delhi police। वो इनफ टॉल, वो पर्याप्त लंबा है। किस लिए? इसलिए कि वो दिल्ली पुलिस में क्या हो जाए? सब इंस्पेक्टर के तौर पे सिलेक्ट हो जाए। अब ये कंडीशन हमको बताइए कि यहाँ पर आपने लिखा ही इज इनफ टॉल। ये जो इनफ वर्ड यूज हुआ है ये किसके लिए हुआ है? टॉल के लिए। टॉल यहाँ पर क्या होता है उसके बारे में बता रहा है, तो टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड इनफ, तो इनफ क्या हो गया? एडवर्ब। और एडवर्ब के जब इनफ जब एडवर्ब के जैसे यूज होता है तो कहाँ लगता है? उस वर्ड के बाद लगाया जाता है जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? टॉल को। तो इनफ लगना भी कहाँ चाहिए? टॉल के बाद। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इनफ को हटा देंगे और क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे टॉल के बाद। और सही सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज टॉल इनफ टू बी सिलेक्टेड एज। सिलेक्टेड के साथ एज नहीं लग सकता। कि कंडीशन आपको बताई जा चुकी है, इसलिए हम एज को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अगला है मैंगोस टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंगोस टेस्ट मोर स्वीटली, नहीं ये तो कंडीशन ही नहीं बन रही। हम क्या करेंगे? मोर स्वीट लिख दीजिए या फिर सिर्फ स्वीटर लिख दीजिए। दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है, लेकिन स्वीटली यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आप या तो सिर्फ ऐसा कर दीजिए मोर स्वीट, और इससे भी बेटर क्या है? स्वीटर। तो दोनों में से कोई एक चीज आपको करनी है। या तो आप लिखेंगे क्या? मोर स्वीट, और उससे बेहतर सिर्फ स्वीटर, जो में जिसमें प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? स्वीटर को।
सेंटेंस क्या बनेगा? मैंगोज टेस्ट स्वीटर दैन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगला है इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट द नाइट। देखो कैट्स एंड डॉग्स जो ये लिखा हुआ है, अब इसका मतलब ये नहीं हो गया बारिश में कुत्ता बिल्ली गिरने लग गए। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा हैवी बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, तब हम बोलते हैं इट रेन कैट्स एंड डॉग। और जब हम कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं तो उसके साथ फ्रेज के साथ कभी भी लाइक लगाने की जरूरत नहीं है। इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट द नाइट। It was too cold for go out last evening, so we all stayed at home. इतनी ज्यादा ठंड थी बाहर जाने के लिए कि हम सब घर पर ही रहे। तो टू के साथ फॉर कब से लगने लगा? कभी भी नहीं लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब से पहले टू लगता है, जो कि नेगेटिव मीनिंग देता है। क्या सेंटेंस की मीनिंग निकली? बहुत गर्मी थी, सॉरी, तो क्या में निकली सेंटेंस की मीनिंग? बहुत ठंड थी बाहर जाने के लिए, इसलिए हम सब घर पे रहे। तो सेंटेंस क्या बना? इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट लास्ट इवनिंग, सो वी ऑल स्टेड एट होम। अगला है everyone considered him as a brave man but he fled from the battlefield. सभी ने उसको एक बहादुर आदमी समझा था, लेकिन वो बैटलफील्ड से भाग गया। तो यहाँ पर देखिए कंसिडर लिखा हुआ और कंसिडर के साथ भी एज का यूज नहीं होता है, ये रूल भी आपको बताया जा चुका है। आगे आते हैं, आई केयर अ फिग फॉर सच अ वर्थलेस फेलो। देखिए जब भी हम ये बोलते हैं आई केयर अ फिग, तो इसका मतलब हुआ मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बोलते हैं केयर अ फिग तो हम इसको पॉजिटिव में नहीं रखते हैं, हम हमेशा इसको नेगेटिव में रखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? आई डोंट केयर अ फिग फॉर सच अ वर्थलेस फेलो। आई डोंट केयर अ फिग। ठीक है, अगला देखते हैं, ओनली आई रीड पोएट्री बिकॉज आई एम मच इंटरेस्टेड इन इट। सिर्फ मैं पोएट्री पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, कि मैं सिर्फ पोएट्री पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है? आप पसंद किस चीज को बता रहे हो? मुझे बता रहे हो या पोएट्रीज को बता रहे हो? पोएट्री को बता रहे हो, तो ओनली भी किसके साथ लगना चाहिए? पोएट्री के साथ लगना चाहिए। तो यहाँ से हटा के कहाँ लगा देंगे? आई रीड ओनली पोएट्री बिकॉज आई एम मच इंटरेस्टेड इन इट। अगला है, वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ मैनली। देखिए मैनली जैसा कोई वर्ड होता नहीं है। कह रहे हैं कि जिंदगी के दुर्भाग्य को हमेशा हमें किस तरह से हैंडल करना चाहिए? मैनफुली हैंडल करना चाहिए। मैनफुली का मतलब क्या होता है? बहादुरता से। अब अगले सेंटेंस पर आते हैं, लिखा है वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ मैनली। हमें जिंदगी के दुर्भाग्य को बहुत बहादुरी के साथ फेस करना चाहिए। तो यहाँ पर बहादुरी लिखना है तो ये आप मैनली नहीं लिख सकते, यहाँ पर मैनली कोई वर्ड नहीं होता। क्या होता है? मैनफुली होता है। तो मैनफुली सही सेंटेंस होगा और हम लिखेंगे वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ मैनफुली। अगला है, राजा राम मोहन रॉय ट्राइड टू इरेडिकेट सोशल इविल्स विद टूथ एंड नेल। राजा राम मोहन रॉय ने अपनी पूरी ताकत लगाई क्या करने के लिए? सोशल इविल्स, जो समाज के कीड़े हैं उनको जड़ से उखाड़कर फेंक देने की। विथ टूथ एंड नेल मतलब हर तरह से कोशिश करी। तो टूथ एंड नेल अगेन जैसे कैट्स एंड डॉग्स था, उसी तरह से टूथ एंड नेल भी एक फ्रेज है और उसके साथ आप विथ का यूज नहीं करोगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? राजा राम मोहन रॉय ट्राइड टू इरेडिकेट सोशल इविल्स टूथ एंड नेल। अगला है, प्लीज काइंडली हेल्प मी इन माई वर्क। देखो ये बहुत कॉमन एरर है जो हम करते हैं, प्लीज काइंडली मेक हेल्प मी इन वर्क। तो प्लीज और काइंडली दोनों का मतलब एक ही होता है, सुपरफ्लूअस यूज हो जाएगा। दो वर्ड सेम मीनिंग के एक साथ यूज होना ये गलत है। तो या तो आप प्लीज लगा लीजिए या फिर काइंडली लगा लीजिए, दोनों में से कोई एक लगेगा, दोनों यूज नहीं होंगे, इसीलिए हमने ऑब्लिक लगा दिया। या तो प्लीज या फिर काइंडली, दोनों ही करेक्ट है। अगला है, वी एंटायरली ड्रॉ आर इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम द मेडिटेरेनियन। हम अपना कल्चर और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज जो है वो पूरी तरह से मेडिटेरेनियन से क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, मिलाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर ड्रॉ के लिए एंटायरली लिख दिया है, जबकि हम एंटायरली बोल किसके लिए रहे हैं? मेडिटेरेनियन के लिए रहे हैं। तो उसको लगना भी किसके साथ चाहिए? मेडिटेरेनियन के साथ। तो हेरिटेज के बाद क्या लगाएंगे? एंटायरली। और सही सेंटेंस क्या बनेगा? We draw our intellectual and cultural heritage entirely from the Mediterranean.
अगला है I shall be much thankful to you if you convey my message to my father. मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा अगर तुम ये मैसेज मेरे पिता तक पहुंचा दो। तो यहाँ पर मच थैंकफुल का कोई सेंस नहीं है, क्या बोलेंगे, बहुत शुक्रगुजार। तो बहुत शुक्रगुजार किस लिए बोला जाता है, जब हम वेरी का यूज करते हैं तब यूज करते हैं हम बहुत का। सेंटेंस बनेगा आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ यू कन्वे माई मैसेज टू माई फादर। अगला है आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड टू हियर दैट हिज सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड। मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, डिस्टर्ब्ड हूं ये सुन के कि उसकी सर्विसेज क्या कर दी गई है, खत्म कर दी गई, टर्मिनेट कर दी गई हैं। और यहाँ पे लगा है डिस्टर्ब्ड जो की होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया जाए तो उससे पहले आप लगाते हो या तो मच या फिर वेरी मच, और लगा क्या हुआ है वेरी, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। तो आपको क्या लगाना है, आई एम मच डिस्टर्ब्ड टू हियर दैट हिज सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड, या फिर आई एम वेरी मच डिस्टर्ब्ड टू हियर दैट हिज सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड। और अब आ गए हैं हम अपने चैप्टर के एंड पे, और आई होप आपको समझ में आया कि किस तरह से एडवर्ब के जितने भी रूल्स हैं उनको अप्लाई करना है। Success all depends on the second letter of this word, that is you.